नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की कोलकाता मर्डर केस से जुड़ी हुई आ रही बड़ी खबर से। कोलकाता मर्डर केस पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखा है। रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश हैरान है, कहा है उन्होंने। आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं। असहनीय कष्ट में पीड़ित परिवार के मैं साथ हूं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो एक नजीर बने। महिलाओं के खिलाफ घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने हाथरस से उन्नाव और कठुआ से कोलकाता तक घटनाएं बढ़ी हैं, इसका जिक्र भी किया। हर दल हर वर्ग मिलकर ठोस उपाय करे, कहना था राहुल गांधी का अपनी पोस्ट में। और डॉक्टर रेप केस को बीजेपी देश भर में बनाएगी मुद्दा। 16 अगस्त को देश भर में बीजेपी इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पश्चिम बंगाल में स्मृति ईरानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेदारी दी गई। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। तो बीजेपी कोलकाता के इस हीनियस रेप कांड को एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में नजर आ रही है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी है और पश्चिम बंगाल में स्मृति ईरानी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग राज्यों में इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। 16 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया है। 16 अगस्त को देश भर में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। डॉक्टर रेप केस को बीजेपी देश भर में एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं कोलकाता के इस रेप मर्डर केस के सामने आने के बाद? पश्चिम बंगाल बीजेपी इकाई भी लगातार हमलावर है ममता बनर्जी सरकार पर और अब ये फैसला। बिल्कुल, बीजेपी देश भर में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। जिस तरह से एक डॉक्टर की न सिर्फ रेप किया गया कोलकाता में, बल्कि उसके बाद उसकी हत्या तक कर दी गई और वहां पे एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जिनके पास गृह मंत्रालय का चार्ज भी ममता बनर्जी के रहते हुए भी इस मामले में जांच में देरी की गई और बहुत सारा समय दिया गया बीजेपी के ऐसा आरोप है ताकि सबूत को मिटाया जा सके। क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर संडे तक इस मामले में कार्रवाई आगे नहीं होती है, आरोपी को पकड़ा नहीं जाता, तो सीबीआई को दिया जाएगा। तो बीजेपी का ये आरोप है कि सब इसलिए किया गया ताकि सबूतों को मिटाया जा सके और साथ ही साथ जो उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनको भी वहां से तबादला करके उनकी दूसरी जगह उनको पद दिया गया। तो बीजेपी का कहना है कहीं न कहीं ये मिली भगत है और जो आरोपी है उनको बचाने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि बीजेपी पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जैसे कि स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ऐसे ही बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अलग अलग राज्यों के राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कैसे ममता बनर्जी हो या फिर इंडिया ब्लॉक के तमाम जो सरकारें हो या नेता हो वो ऐसे जगह ने अपराध पर चुप है जहां पर। ठीक है आनंद, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बीजेपी की तरफ से मिली भगत के आरोप लगाए गए हैं और इस केस में शुरुआती तौर पर लापरवाही बरती गई, ये आरोप भी पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस पर बीजेपी ने लगाया है। इधर कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम। 16 लोगों की टीम जांच के लिए पहुंची है। फॉरेंसिक टीम के 4 और एक फोटोग्राफर भी शामिल हैं इसमें। आज आरोपी संजय रॉय से भी पूछताछ होनी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस वक्त सीबीआई की टीम आई है और उसके साथ फॉरेंसिक टीम भी है। सीबीआई की टीम उस जगह पर गई है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वहां पे बृहस्पतिवार और शुक्रवार की रात को क्या हुआ था जिसकी वजह से सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली जो मेडिकल स्टूडेंट थी उसकी मौत हो गई थी। सीबीआई की टीम के साथ अभी तकरीबन 3:40 पे सीबीआई की टीम यहां पे आती है और इमरजेंसी के रास्ते से वो ऊपर जाती है। सीबीआई की टीम के साथ
फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी है जो कि दिल्ली से आई है और उसके बाद सीबीआई इस मामले को तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की 3 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम जो है जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग मतलब कि जो कोलकाता पुलिस के लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है पुलिस एजेंसीज, उनके साथ जो है बातचीत कर रही है और इसमें जिन्होंने उन्हें गिरफ्तारी की है उस गिरफ्तार शख्स संजय राय से बात कर रही है। दूसरी टीम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेंसिक चीज़ें को देख रही है और तीसरी टीम कई सारे एविडेंस इकट्ठा कर रही है। इस पूरे फ्लोर के चौथा फ्लोर है, जिस चौथे फ्लोर के सेमिनार रूम में यह हादसा हुआ है, उस हादसे उस सेमिनार रूम में जो है सीबीआई की टीम जाके और यह पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहाँ, कैसे और किस तरीके से वारदात हुआ। सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एविडेंस भी जुटा रही है। और सीधे रुक कर लेते हैं कोलकाता का। रिपोर्ट आपने अभी देखी कुमार कुंदन की, वो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, कितनी देर पहले सीबीआई की टीम पहुंची है और कितने घंटे होने के बाद उन्हें और क्या क्या हासिल हुआ है? क्योंकि जानकारी ये है जो आरोपी है उससे भी आज ही पूछताछ होनी है, उसको लेकर क्या डिटेल्स आई हैं अभी तक? कुमार, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, इस वक्त मैं अस्पताल के सामने हूं और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले, माफ़ी चाहूँगा 1 घंटे तकरीबन हो गए हैं और सीबीआई की फॉरेंसिक टीम के साथ 16 सदस्यीय टीम इस वक्त अंदर है और ये इमरजेंसी जो आपको लिखा हुआ है इसी के चौथे माले पर टीम है और जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है एक तरीके से उसको फिर से किया जा रहा है या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी कोलकाता पुलिस उसको कर चुकी है। तो आज सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जो दिल्ली से आई है, जिसमें 4 फॉरेंसिक टीम के लोग मौजूद हैं और एक कैमरा पर्सन भी है जो कि वीडियोग्राफी कर रहा है पूरे मामले का। तो निश्चित रूप से सीबीआई की एक बड़ी टीम है जिसमें 12 सदस्य हैं और 4 फॉरेंसिक मतलब 16 सदस्य हैं और इसमें डीआईजी रैंक के ऑफिसर तक शामिल हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं प्रीति कि कितने मामले की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए आला दर्जे की अधिकारियों की एक बड़ी टीम यहाँ पे भेजी गई है जो इस वक्त आरके कार हॉस्पिटल में जो है आरजी कार हॉस्पिटल में जांच कर रही है। प्रीति, कुमार, इस वक्त पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है और ऐसे में सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। उम्मीद है कि वो साक्ष्य इकट्ठे होंगे जिनको लेकर लगातार शंकाएं जताई जा रही हैं कि बहुत सारे तथ्य हैं जो अभी भी बेपर्दा नहीं हो पाए हैं। शुक्रिया आपका। इस बीच कोलकाता में पीड़ित को इंसाफ दिलाने की जंग जारी है। इस बीच आज होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर एक दावा भी किया जा रहा है। कोलकाता में सोशल मीडिया पर यह पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट के मुताबिक आज रात 12 बजे से सभी महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम में बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में अलग अलग शहरों में महिलाएं सड़कों पर निकल सकती हैं और बड़ा विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं। जो कुछ भी हुआ है वो इतना जघन्य है कि हर कोई इसकी भर्त्सना कर रहा है और सबको ऐसा लग रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स और तमाम तरह की चीज़ों से ऊपर उठकर इसकी आलोचना की जानी चाहिए। अब बड़ा सवाल उठता है कि कौन है इसके पीछे जो इस तरह के फ्लैश मॉब का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है ये कई सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल ग्रुप हैं जो अपने आप में एक ऐसा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जो मिसाल बने। कहा यह भी जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हिस्सा लेंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन का किसी पार्टी किसी संस्था से कोई लेना देना नहीं। इस विरोध प्रदर्शन का मकसद पीड़िता को इंसाफ दिलाना है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा। और कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। उधर पुणे के अस्पताल में भी 3 संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद हड़कंप है। आखिर 2 दिनों में लगातार 3 संदिग्ध अस्पताल में क्यों पहुंचे, ये रिपोर्ट देखिए। पुणे पुलिस के गिरफ्त में दिख रहे इन तीनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। 13 अगस्त को ये तीनों शहर के कमला नेहरू अस्पताल गए थे। आज दोबारा तीनों संदिग्ध अस्पताल पहुंचे तो शक होने पर अस्पताल प्रशासन ने इनकी तस्वीर ली थी। उसके बाद अस्पताल ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल की एंट्री एग्जिट गेट बंद करवाकर इन्हें हिरासत में लिया। संदिग्धों के पास बिहार के अलग अलग जिले का आधार कार्ड मिला। अभी तक इन संदिग्धों ने पूछताछ में बताया है कि ये लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए बिहार से आए हैं और ये अलग अलग मस्जिदों में रहकर चंदा जुटा रहे हैं।
चंदा क्यों जुटा रहे हैं इसकी जानकारी नहीं दी। एनआईए और एटीएस की टीम भी गिरफ्त के लिए इन तीनों से पूछताछ करेगी। इनके तार आईएसआईएस आतंकी रिजवान से जुड़े हो सकते हैं। अस्पताल में रिजवान की पत्नी के भर्ती होने की खबर है। आतंकी की बीमार पत्नी फर्जी नाम से अस्पताल में भर्ती थी। दिल्ली स्पेशल सेल ने रिजवान को पकड़ा था। लगातार 2 दिन तीनों संदिग्ध कमला नेहरू अस्पताल क्यों पहुंचे? एनआईए जब इनसे पूछताछ करेगी तो इस सवाल के साथ इनके रिजवान के कनेक्शन होने का सच भी सामने आएगा। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगलों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में सेना के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए हैं, जबकि एक आतंकी भी मारा जा चुका है। ऑपरेशन में 2 आतंकियों को घेरा गया है। जम्मू के डोडा के आसार इलाके में जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा गया। जंगलों में छिपे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। मुठभेड़ कल शाम से ही शुरू हो गई थी, लेकिन घने जंगल और खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। इस मुठभेड़ में सेना के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल से थे। आतंकी जंगल में एक नदी के पास छिपकर फायरिंग कर रहे थे। आतंकियों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। सुरक्षा बलों को जंगल से एक AM4 राइफल और विस्फोटकों से भरे 3 बैग मिले हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। लगातार सुरक्षा बल जो है आतंकियों की तलाश कर रहे हैं और आपको बता दें कि लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि आउटर कॉर्डन में किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो बेहद ज़्यादा अलर्ट है, ताकि अगर इस इलाके में आतंकी आते हैं तो उनको ढेर किया जाए। इस एनकाउंटर में आपको बता दें कि भारतीय सेना के एक ऑफिसर जो हैं वो शहीद बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। आज दिल्ली में 2 बड़ी बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में अब जल्द विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी है। साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बड़ी बैठक हुई, जिसमें सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में हाल ही के दिनों में बड़ी आतंकी गतिविधियों को लेकर हुई इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल रहे। बैठक में रक्षा सचिव और मिलिट्री ऑपरेशन के डीजी भी मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में जम्मू में सुरक्षा हालातों को लेकर समीक्षा की गई। इसमें सुरक्षा बलों के ताजा ऑपरेशन को लेकर भी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। दूसरी बैठक गृह मंत्रालय में हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी शामिल हुए। ये बैठक जम्मू कश्मीर में कराए जाने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जम्मू कश्मीर के नेताओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए अपनी जरूरतों के बारे में गृह मंत्रालय को जानकारी दी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस साल 30 दिसंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। माना जा रहा है कि आयोग जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और कांग्रेस पार्टी के खेमे से एक अहम खबर है। संगठन की मजबूती के लिए राहुल गांधी ने बनाया है प्लान। पार्टी के युवा नेताओं से राहुल गांधी की मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। हर बैच में 5 से 7 नेताओं से राहुल गांधी खुद मिलेंगे। युवा नेताओं से संगठन की मजबूती पर राहुल गांधी सवाल करेंगे। राहुल गांधी ने देश भर के युवा नेताओं के कई ग्रुप्स बनाए हैं, समूह बनाए हैं और अब 5-5, 7-7 नेताओं से राहुल गांधी खुद मुलाकात करेंगे। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी के इस मिशन यूथ को लेकर क्या और अपडेट है कुमार? ये देखिए, कांग्रेस में अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के संगठनात्मक फेरबदल नहीं हुआ है बड़े स्तर पर, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है। 10 जनपद में राहुल गांधी, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, तमाम जो अभी शुरुआत की जा रही है कि नए सचिवों की नियुक्ति होनी है तकरीबन 40 से 50 के बीच में, उनके लिए ये बैठकें हो रही हैं। और इसमें तमाम 5 से 7 नेताओं के ग्रुप से राहुल गांधी की KC वेणुगोपाल मुलाकात कर रहे हैं और जिन लोगों को चुन लिया जाएगा उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते में माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कलम से उनका ऐलान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के रिकॉर्डेड ऑडियो संदेश पर सियासत शुरू हो गई है। मोबाइल पर कॉलर ट्यून से पहले पीएम मोदी की हर घर तिरंगा की अपील पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देश में आजादी का जश्न है, तिरंगा यात्राओं का दौर जारी है। हर तरफ देशभक्ति के तराने हैं, देश प्रेम का माहौल है।
इस बीच हर घर तिरंगा अभियान की कॉलर ट्यून पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि कॉलर ट्यून से पहले पीएम मोदी की आवाज क्यों? कॉलर ट्यून कोई आदमी अपना फोन में रखता है और उसके लिए पैसा देता है, उसको आप इंटरफेयर करके आपका आवाज़ में कैसे मैसेज डाल सकते हैं? दरअसल आपका अथॉरिटी का मिसयूज़ करने वाली बात है और इसका तुरंत वापस लेना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार हर घर तिरंगा कॉलर ट्यून की वापसी हुई है। इस ट्यून में पीएम मोदी की आवाज भी सुनाई दे रही है। यही बात कांग्रेस को रास नहीं आई और अब कांग्रेस नेता इस कॉलर ट्यून पर सवाल उठा रहे हैं। 15 अगस्त पर जब आप कोई कॉल करेंगे तो ये कॉलर ट्यून सुनाई देगी। इस ट्यून का मकसद देश के हर शख्स को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रेरित करना है। अयोध्या में रामलला के मंदिर की ओर जाने वाले रामपथ और भक्ति पथ पर लगाई गई 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की लाइट चोरी हो गई हैं। देखिए पूरी खबर। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लाइटें गायब हैं। कुल 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चुरा ली गई है। हैरत की बात यह है कि चोरी की ये घटनाएं अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर हुई और पुलिस बल सहित किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए ठेके के तहत फर्म यश एंटरप्राइज और कृष्णा ऑटोमोबाइल्स द्वारा रामपथ के पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइट और भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइट लगाई गई थी। फर्म के प्रतिनिधि शेखर शर्मा के अनुसार रामपथ और भक्ति पथ पर लगाई गई लाइट और गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो गई है। उनके द्वारा राम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल के बयान के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि चोरी का मामला है या फिर भ्रष्टाचार का। कॉन्ट्रैक्टर का ये एलिगेशन है कि हमारी लाइट चोरी हो गई और प्राधिकरण का मानना है कि संभव नहीं है। ये जांच का विषय है और यहाँ पर लगातार इतना पहरा है और इतना आवागमन और आवाजाही रहती है तो ये संभव नहीं कि लाइट्स चोरी हो जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब पहुंच गई है TV9 भारतवर्ष की टीम। तख्ता पलट के बाद इस आइलैंड पर विदेशियों के जाने पर पूरी तरह से रोक है, पाबंदी है। आइलैंड पर जाने वाली बोट पर म्यांमार की सेना फायरिंग करती है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर अभी म्यांमार का भी दावा है। हसीना ने किया था दावा, इसी आइलैंड की वजह से गई कुर्सी, ये बातें भी कही जाती हैं। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है ये स्पेशल आइलैंड और अब यहां पर पहुंच गई है TV9 भारतवर्ष की टीम। पूरी दुनिया की नजर जिस आइलैंड को लेकर है, आज TV9 उस आइलैंड के बेहद करीब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर। वो आइलैंड जिस पर अमेरिका की नजर है, वो आइलैंड जिसे लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह कहा कि अगर उस आइलैंड को उन्होंने अमेरिका को दे दिया होता तो वो अपनी गद्दी पर आज भी बनी होती। और इस वक्त TV9 है बंगाल की खाड़ी में उसी जगह पर जहां सामने में सेंट मार्टिन आइलैंड है। लेकिन हालिया विवाद की वजह से अभी फिलहाल उस आइलैंड पर किसी विदेशी को जाने में मनाही है। सिर्फ और सिर्फ जो सेंट मार्टिन आइलैंड के लोग हैं वही वहां से आ जा सकते हैं। इसके अलावा किसी और को अभी वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो राजनीतिक है, जो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता हो रही है वो एक वजह है। और दूसरी वजह है कि सेंट मार्टिन आइलैंड के ठीक करीब में जो म्यांमार का बॉर्डर है, म्यांमार के बॉर्डर से लगातार जो अराकान आर्मी के साथ उनकी लड़ाई होती है उसका निशाना वो सब शिप या बोट होते हैं जो इधर से होकर गुजरते हैं। और उसकी वजह से आप देखिए कि जिस रास्ते में लगातार मछुआरों के बोट या दूसरे और शिपिंग बोट आते जाते थे वो अभी फिलहाल बंद है। और ये सब कुछ TV9 के कैमरे पर आप देख सकते हैं। तो बस समंदर के इस पार और उस पार, और वो भी महज इतनी सी दूरी जहां पर मैं अपनी नंगी आंखों से, क्योंकि कैमरे की एक सीमा होती है, लेकिन मैं नंगी आंखों से साफ तौर पर वो छोटा सा आइलैंड और उसमें बड़ा सा वॉच टावर, ये सब कुछ आसानी से देख पा रहा हूं। क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड को बांग्लादेश के मुख्य भूभाग से यहीं जोड़ता है जहां पर इस वक्त हम हैं। बांग्लादेश के मुख्य भूभाग के सबसे आखिरी सिरे पर हम मौजूद हैं। ऐसे में हम आपको यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उन सब से भी बात कराते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साउद है। साउद। और आपका नाम? मेरा नाम हैशाम है। दिलवर हुसैन। दिलवर हुसैन।
साउद, पहले तो ये बताइए हम लोग अभी कहाँ पर हैं? यहाँ हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर है, ये जो शाहपुरी द्वीप कहती है वहाँ पर है हम लोग। सेंट मार्टिन की नज़ारा देखने के लिए आया है। अच्छा, तो सेंट मार्टिन कहाँ है ये बताइए हमारे। सेंट मार्टिन यहाँ से 10-15 किलोमीटर होगा। सूजा इधर वहाँ दिखाई दे रहे हैं जो आप। हाँ, वो जो मैं देख रहा हूँ वो जो आइलैंड है वही है? हाँ वही है सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन आइलैंड है? हाँ। अच्छा, तो आप कभी सेंट मार्टिन आइलैंड गए हो? हाँ, बहुत बार गया तो मैं। आप गए हो सेंट मार्टिन आइलैंड? हाँ हाँ गया। अच्छा, तो चूंकि आप यहाँ से वहाँ आते जाते हो तो सेंट मार्टिन आइलैंड के लोग इधर आते हैं? हाँ आते हैं तो। खरीदारी करने? हाँ आते हैं तो। अच्छा, लेकिन अभी हमको जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि मतलब ये तो सरकार का पता होगा, लेकिन हम जो पता लगाए वो आपको कहना चाहती हूँ कि जो म्यांमार है ना, उसकी बॉर्डर हमारे बॉर्डर के पास है, तो बंदूक से गोली चलाती है तो लोग डर जाती है, इसलिए जाने में तकलीफ होती है। अच्छा, वहाँ से जो, हाँ, जैसे मैंने अभी भी जो कुछ फायरिंग जब आवाज़ सुनी थी, हाँ, वो फायरिंग किधर हो रही है? वो म्यांमार और अराकान आर्मी में? हाँ, म्यांमार आर्मी और उसका जो लोकल लोग है, मकबागी कहती है, हमारे लोग कहती है कि वो मकबागी, और उसके साथ गुलागुली होती है। तो मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि इसकी वजह से हम जा नहीं सकते। उसको वहाँ का जो लोग है, वहाँ तो खाना पीना मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इसीलिए उसका लोग यहाँ आती है खाना पीना, दवाई, दूसरी सब चीज़ें को लेने के लिए। हाँ। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि देखिए कैमरे पर साफ तौर पर हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी का वो हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं। यहीं पर सेंट मार्टिन के लोग अपने रोजाना सामान सब लेने आते जाते हैं।